सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश हम फोकस करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पृथक चुनाव क्षेत्र क्या होता है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और संयुक्त चुनाव क्षेत्र में क्या विशेष अंतर है, खास अंतर क्या है। आज हम बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से, यूं कहें कि उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन शब्दावलियों के बीच में विशेष अंतर क्या होता है। सामान्य साथियों, वीडियो कुछ लंबा होने वाला है। हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि समय निकाल कर आप अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे तो आज के बाद पृथक चुनाव क्षेत्र, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और संयुक्त चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर होता है, आखिर क्या होता है, ये सब कुछ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 161 से 164 तक। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इस दावे का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कल के अंबेडकर संदेश में हमने बताया था कांग्रेस संपूर्ण भारत की जनता का, समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इस तरह का वो दावा करती थी। तो कल के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के माध्यम से, बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से हमने सिद्ध किया कि किस तरह से कांग्रेस का ये दावा कि वो समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, झूठा दावा है। आज का कांग्रेस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इस दावे का भी मूल्यांकन किया जाएगा और साथ ही साथ जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की है उस पर विशेष फोकस किया जाएगा। आइए, बाबा साहब लिखते हैं कि इस दावे की जांच भी वर्ष 1937 में हुए चुनावों के नतीजों के संदर्भ में किया जा सकता है। जिन जिन सीटों पर कांग्रेस और अस्पृश्य प्रत्याशियों की टक्कर हुई, इस विषय में सही ढंग से समझना संभव नहीं होगा कि अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या विधि अपनाई गई थी। इसलिए मैं भारतीय चुनाव प्रणाली को पहले उदाहरण के तौर पर स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं। खास तौर से विदेशियों के लिए किसी भी चुनाव व्यवस्था के 4 मूल तत्वों का विवेचन किया जाता है, जैसे कि नंबर 1 निर्वाचक, जिसे भारत में लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। दूसरा, मतदान का अधिकार। तीसरा, निर्वाचन के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का अधिकार। और चौथा है कौन प्रत्याशी सफल हो सकता है, इसे निश्चय करने का नियम। तो इस संबंध में बाबा साहब लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अनुमोदित निर्वाचन क्षेत्र 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 गैर प्रादेशिक, जिसे नॉन टेरिटोरियल कहते हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। दूसरा, प्रादेशिक यानी कि टेरिटोरियल। तो दूसरा यहाँ पर अगला बिंदु है गैर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जिनमें किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जैसे जमींदार यानी कि लैंडलॉर्ड, व्यापार मंडल, श्रमिक संघ आदि को। तीसरा बिंदु यहाँ क्लियर है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पृथक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिन्हें संक्षेप में पृथक निर्वाचन के नाम से जाना जाता है। दूसरा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और तीसरा है संयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें कुछ सीटें सुरक्षित हों। सामान्य साथियों, ये इतना संक्षेप में है यहाँ पर ये तीनों बिंदु। अगर इसकी बारीकी को आप जानेंगे तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर महसूस करेंगे कि बारीक तो बहुत अंतर है इन दोनों तीनों के बीच में। तो आइए विश्लेषण करते हैं, बारीक विश्लेषण के माध्यम से जानेंगे कि आखिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे। तब बाबा साहब लिखते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र है। उनका उद्देश्य संप्रदाय विशेष को प्रतिनिधित्व देना होता है, जैसे कि मुसलमान, भारतीय ईसाई,
यूरोपियन लोग आदि एंग्लो इंडियन तथा इन सभी संप्रदायों के मतदाताओं के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र अलग से मतदाता प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। और पृथक निर्वाचन का मुख्य सिद्धांत होता है कि पृथक निर्वाचन के माध्यम से केवल किसी एक समुदाय के मतदाता ही मत दे सकते हैं तथा चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। यदि मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र है तो मतदाता और प्रत्याशी मुसलमान ही होना चाहिए। इसी प्रकार ईसाइयों का निर्वाचन क्षेत्र है तो मतदाता और प्रत्याशी ईसाई ही होना चाहिए। ऐसे में किसी विशेष समुदाय के मतदाताओं के बहुमत के आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। सामान्य साथियों, पूना पैक्ट में इसी तरह का अधिकार दलितों को, अस्पृश्यों को मिला था, जिसे महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके और उनके सहयोगियों ने छीन लिया। सामान्य साथियों, ऐसा ही यानी कि दलित कैंडिडेट होता और दलित ही मतदाता होते, अस्पृश्य ही मतदाता होते। आप सोच कर देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती तो आज जो दलितों की स्थिति है, अस्पृश्यों की स्थिति है, बहुजनों की स्थिति है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता, यानी कि एक समृद्ध समाज के रूप में ये उभर कर सामने आता। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र उस निर्वाचन क्षेत्र का साधारण रूप है जिसमें उस क्षेत्र में रहने वाले समस्त मतदाता होते हैं, परंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर के। इसे सामान्य चुनाव क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यह वह चुनाव क्षेत्र होता है जिसमें संप्रदाय और धर्म को कोई स्थान नहीं होता। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता इसमें मतदान नहीं कर सकता और न वह प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। प्रत्येक मतदाता जो मतदाता सूची में है मतदान करने का अधिकारी होता है और जाति अथवा संप्रदाय का उल्लेख किए बिना चुनाव में खड़ा हो सकता है। चुनाव का परिणाम मतदान के बहुमत के आधार पर निश्चित किया जाता है। संयुक्त चुनाव, पृथक चुनाव तथा सामान्य, अब संयुक्त चुनाव की बात कर लें। संयुक्त चुनाव, पृथक चुनाव तथा सामान्य चुनाव प्रणाली के मध्य की तीसरी प्रणाली है। जो संयुक्त चुनाव क्षेत्र है वो पृथक चुनाव क्षेत्र और सामान्य चुनाव क्षेत्र के मध्य की तीसरी प्रणाली है। इसमें पृथक निर्वाचन तथा सामान्य निर्वाचन की कुछ सामान्य बातें मिलती हैं, परंतु अन्य कुछ मुख्य बातें दोनों पद्धतियों में भिन्न है। सामान्य प्रचलित और भिन्न बातें निम्न प्रकार हैं, यानी कि जो भिन्न बातें हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग जानेंगे। संयुक्त निर्वाचन की तुलना पृथक निर्वाचन से कर लेते हैं। संयुक्त निर्वाचन तथा पृथक निर्वाचन दोनों एक समान है तथा दोनों का उद्देश्य किसी संप्रदाय विशेष के लिए सीट निश्चित करना है। दूसरा बिंदु है संयुक्त निर्वाचन पृथक निर्वाचन से दो बातों में भिन्नता है। नंबर एक, पृथक निर्वाचन में चुनाव में मतदान का अधिकार उस संप्रदाय के मतदाताओं तक सीमित रहता है जिसके लिए वह सीट निश्चित की रहती है, जबकि संयुक्त निर्वाचन में यद्यपि किसी संप्रदाय विशेष के सदस्य को प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का अधिकार होता है, सामान्य चुनाव की तरह अन्य सभी संप्रदायों के मतदाताओं को भी मतदान का अधिकार होता है। सामान्य साथियों, यही वो बात है जो समझना जरूरी है। दूसरा जो अधिकार हमारे अस्पृश्यों को मिला था, हमारे समाज को मिला था, दलितों को मिला था, वो दोहरा मताधिकार मिला था। वो पृथक चुनाव क्षेत्र में भी मतदान कर सकते थे और साथ ही साथ इस तरह संयुक्त निर्वाचन पद्धति में भी मतदान कर सकते थे। दोहरा मताधिकार हमें मिला था। जो यहाँ पर दो बातें हमने की है वो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 के बीच में लगातार 5 दिन। अंततः वो अधिकार, दोनों अधिकार, दोहरा मताधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र, ये दोनों ही अधिकार अस्पृश्यों से महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों ने छीन लिए। दोनों पद्धतियों में बहुमत के आधार पर ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाता है, परंतु पृथक निर्वाचन पद्धति में जिस संप्रदाय का उम्मीदवार हो उसी संप्रदाय के मतदाताओं का बहुमत होना चाहिए, जबकि संयुक्त निर्वाचन पद्धति में प्रत्याशी को जीतने के लिए उसी संप्रदाय के बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। संयुक्त निर्वाचन की सामान्य निर्वाचन से तुलना कर लेते हैं। संयुक्त निर्वाचन और सामान्य निर्वाचन में घनिष्ठ समरूपता है।
सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता खड़े हुए किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट दे सकता है। संयुक्त निर्वाचन पृथक निर्वाचन से दो बातों में भिन्न है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय हो सकता है, परंतु संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 2 सदस्य सीट तथा दूसरा आरक्षित सीट के लिए एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यक होना चाहिए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से किसी संप्रदाय विशेष के लिए कोई सीट निश्चित नहीं की जाती है, परंतु संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में कम से कम एक सीट अवश्य आरक्षित होती है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मुख्य बातें। आरक्षित सीटों वाली संयुक्त निर्वाचन पद्धति अनिवार्यतः सामान्य निर्वाचन पद्धति ही है, परंतु वह निम्नलिखित विशेषताओं के कारण भिन्न है। सामान्य निर्वाचन पद्धति में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है, परंतु संयुक्त निर्वाचन पद्धति में आवश्यक रूप से एक से अधिक सदस्य होने चाहिए। सामान्य निर्वाचन पद्धति में सभी संप्रदायों के लिए एक अथवा एक से अधिक सीटों के चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए दरवाजा खुला है। सांप्रदायिक निर्वाचन की परिधि में आने वालों को छोड़कर अन्य कोई भी चुनाव लड़ सकता है। परिणाम सांप्रदायिकता का बिना भेदभाव किए प्राप्त मत के बहुमत के आधार पर निश्चित किया जाता है, परंतु संयुक्त निर्वाचन में कम से कम एक सीट किसी विशेष संप्रदाय के लिए अवश्य निश्चित की जाती है, जिसका अर्थ यह है कि ऐसी सुरक्षित सीट के लिए केवल संप्रदाय विशेष के सदस्यों में से ही प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। संयुक्त निर्वाचन पद्धति में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार प्रतिबंधित है, परंतु सामान्य निर्वाचन पद्धति में मतदान का अधिकार प्रतिबंधित नहीं है और समस्त मतदाता भी चाहे जिस भी संप्रदाय से संबंधित हो, सभी लोग चुनाव में सुरक्षित सीट के लिए खड़े प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। सुरक्षित सीट के लिए परिणाम की घोषणा में ये आवश्यक नहीं है कि सफल उम्मीदवार को किसी संप्रदाय के मतदाताओं के मतों की निश्चित संख्या प्राप्त करना आवश्यक हो। नियम यह है कि किसी समुदाय का प्रत्याशी जिस संप्रदाय के लिए सीट आरक्षित है, यदि केवल एक ही है अथवा एक से अधिक है, तो उनमें जिसके मतों की संख्या सबसे अधिक होगी उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, चाहे दूसरा उम्मीदवार जो सामान्य संप्रदाय का हो और उसने सांप्रदायिक उम्मीदवार से अधिक संख्या में मत क्यों न प्राप्त किए हों। सामान्य साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की 3 श्रेणियां 3 कैटेगरी क्या है, वो 3 कैटेगरी आप आंसर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या होता है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, आप संक्षेप में बताने की कोशिश कीजिएगा। आज का अंबेडकर संदेश बेहद ज्ञानवर्धक था, मुझे लगता है ऐसा आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो सामान्य साथियों, अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका भी ज्ञानवर्धन आज के अंबेडकर संदेश से हुआ है, लंबा वीडियो होने के बावजूद इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, समाज को भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपका अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।